नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। जैसे कि आपको पता है, मार्केट में आज भयंकर गिरावट हमें देखने को मिली है, जिसके रीजंस में हमने डिस्कस कर लिए हैं। लेकिन हर एक गिरावट के पीछे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी छुपी हुई होती है, तो उसका फायदा हमें उठाना होता है। तो बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ की इस वीडियो में आपको यहाँ पर पता चलेगा कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो कि इन्वेस्टमेंट वर्दी मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेकिन एक बात आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पर मैं आपको स्टॉक्स तो जरूर बताऊंगा, लेकिन उसके साथ कुछ रिस्क भी एसोसिएट होते हैं। यहाँ पर गिरावट हो रही है तो यहाँ पर और भी गिरावट हो सकती है, उसके चांसेस भी होते हैं, तो रिस्क भी एसोसिएट होते हैं। उससे जानकर यहाँ पर आपको बाइंग करनी चाहिए। तो यहाँ पर रिस्क कौन सा है वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। यहाँ पर मार्केट में जो भारी गिरावट देखने को मिली, उसके 4 बड़े रीजंस क्या हैं वो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले ये 4 बड़े रीजंस क्या है वो जानना काफ़ी ज़रूरी है। और यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने 4 ऐसे सेक्टर्स चुने हैं जो कि ये अनसर्टेन वॉलेटाइल टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। ये 4 सेक्टर्स कौन से हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप यह वीडियो को रेफर कर सकते हैं। और साथ ही साथ इन सेक्टर्स में से कुछ स्टॉक्स यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, वहाँ पर भी बाइंग के बारे में सोचा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे कि आपको बताया 4 बड़े रीजंस हैं सेल ऑफ के पीछे, उसमें से सबसे बड़ा जो रीजन है वो यहाँ पर दिग्गज बैंक्स पर हमें मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस आते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया की नहीं, बाहर की मेजर बैंक्स हमें यहाँ पर फॉरेन की दिग्गज बैंक्स पर हमें एलिगेशंस आते हुए नजर आ रहे हैं। तो इंडियन बैंक्स पर क्या फर्क पड़ता हुआ नजर आ सकता है, उसके बारे में इसी वीडियो में मैंने बात की है। तो इस वीडियो को भी आप रेफर करने के बारे में सोच सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है L&T यानी कि लार्सन एंड टुब्रो। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। ओवरऑल अच्छा स्टॉक है। आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है, और जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में बहुत ही ज़्यादा डेट लेना पड़ता है कंपनी को, ऐसी सिचुएशन L&T में हमें देखने को नहीं मिलती है। और साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स में कामकाज है, ऐसा ही नहीं कि कंस्ट्रक्शन में ही कर रहा है या इंफ्रास्ट्रक्चर ही है, यहाँ पर डिफेंस में भी कामकाज करता है। तो फिलहाल डिफेंस काफ़ी ज़्यादा ऊपर हमें जाता हुआ नजर आता है। डिफेंस सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि जो डिफेंस के स्टॉक्स हैं जैसे कि BDL, HL, वो सारे स्टॉक्स ऊपर गए, उसके बाद उसका OFS आया और वापस हमें स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल चुकी थी। तो यहाँ पर वैसे भी जो मिलिट्री सेक्शन होता है इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है, लेकिन L&T आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के लिए ये नहीं बना है, यहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स में भी कामकाज करता है। आपको मैं ऑल टाइम चार्ट दिखाना चाहूंगा जहाँ पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर कहते हैं कि ये एक अच्छा स्टॉक नहीं है, ये आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर नहीं देता, इसने आपके कैपिटल को यहाँ पर तोड़ा है, यहाँ पर कैपिटल को बर्बाद किया है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये ऑल टाइम चार्ट है। ये एक बात समझ लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक है तो थोड़ा सा वॉलेटाइल तो जरूर रहेगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे वॉलेटिलिटी कितनी ज्यादा दिखाई देती है, इसीलिए नीचे के प्राइस पर लेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर फायदा उठाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, कोई मैं आपको यहाँ पर 52 वीक हाई पे नहीं बता रहा हूँ, 1500-1600 के आसपास ये ट्रेड करता था, लेकिन फिलहाल 900 के भी अंदर मिल रहा है। तो इससे एज अ अपॉर्चुनिटी लेना है और लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी इंडिया में काफी ज्यादा ग्रोथ यहाँ पर बाकी हुई है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ग्रोथ हमें अभी भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में ऑफ कोर्स सोच सकते हैं। तो कौन से लेवल्स पर फोकस करना चाहिए वो सबसे पहले ध्यान लेते हैं। तो यहाँ पर जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, आप देख पाएंगे सपोर्ट जो था वो था 870 से करके यहाँ पर 900 का जोन, लेकिन वो जोन हमें फिलहाल टूटता हुआ नजर आ रहा है और मार्केट में वीकनेस बनी हुई रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो एलिगेशंस बने हुए हैं वो कोई छोटा मोटा एलिगेशन नहीं है, बहुत ही बड़ा एलिगेशन है। $2 ट्रिलियन का यहाँ पर एलिगेशन लगाया गया है और सबसे दिग्गज से दिग्गज बैंक पर यह लगाया गया है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल साइकिल टूटती हुई नजर आ सकती है। तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए जो लेवल्स में यहाँ पर रेकमेंड करूंगा वो होंगे यहाँ पर 840 से करके 860 के आसपास का लेवल। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले अगर आप करंट मार्केट प्राइस 870 के आसपास भी बाइंग करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन यहाँ पर हर घड़ी यहाँ पर माहौल बदल जाता है। शेयर मार्केट में कोई बड़ी न्यूज आ जाती है तो यहाँ पर सारा माहौल बदल जाता है और गिरावट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, जो वेट करना चाहते हैं, उनके लिए जो लेवल्स है वो है 800 एंड बिलो के लेवल्स। अगर आपको स्टॉक 800 एंड बिलो यहाँ पर दिखाई देता है तो वहां पर आप बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। काफी लोग कहते हैं कि यहाँ पर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लेवल्स आते ही नहीं है, तो आज पता चल गया होगा मार्केट कभी भी पूछ कर गिरा नहीं करती है। मार्केट आपको पूछेगी नहीं, फोन नहीं करेगी कि भाई साहब मुझे गिरना है, आप यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। तो यहाँ पर इसीलिए सारे लेवल्स को ध्यान में रखना जरूरी है, सारे रिस्क को ध्यान में रखना जरूरी है। तो L&T में जो रिस्क एसोसिएट है वो ये है कि L&T एक यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक है, लो बीटा स्टॉक है। तो अगर आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ही जल्दी मूवमेंट आ जाएगा तो इसके चांसेस काफी ज्यादा कम रहते हैं।
यहाँ पर बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के स्टॉक्स होते हैं वहाँ पर हमें वॉलिटिलिटी इसलिए ज़्यादा देखने को मिलती है, अगर यहाँ पर कोई सरकार बदल जाती है तो पहली सरकार ने जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है दूसरी सरकार उसे कैंसिल भी कर सकती है। बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं, इसी वजह से हमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर फिलहाल आपको पता है लेबर प्रॉब्लम भी देखने को मिल रहा है, तो इसी की वजह से ये सारे रिस्क भी एसोसिएट हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है आईटीसी लिमिटेड। यहाँ पर भी ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर 160 से करके 170 का जो लेवल है काफ़ी अच्छा लेवल है, जहाँ पर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए 150 से करके 160 का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। और यहाँ पर ऑलरेडी मैंने 1-2 दिन पहले ही डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, तो टॉप राइट कॉर्नर में एक लिंक आ रही होगी, उसे क्लिक कीजिए और आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करूँगा। नेक्स्ट स्टॉक है नेस्ले इंडिया, जहां पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। आप देख सकते हैं फिलहाल स्टॉक ने अपने 200 डेज के ईएमए को तोड़ दिया है और स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर हम इसका 1 वीक कैंडल्स देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये अपने 50 वीक एवरेज पर हमें सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे कई बार इसने अपने 50 वीक्स के मूविंग एवरेज सपोर्ट लिया है और वापस ये स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल स्टॉक उसी लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। और फिलहाल की सिचुएशन में, रिसेशन के माहौल में, जो ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि कंजम्पशन में कामकाज करते हैं, जो डेली बेसिस पर चीजें चाहिए उसमें कामकाज करते हैं, जैसे कि नेस्ले हो गया, एचयूएल हो गया, ब्रिटानिया हो गया, ये सारे स्टॉक्स हो गए जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो वहां पर गिरावट हमें चांसेस कम रहते हैं। और यहां पर आप देख पाएंगे जब मार्केट क्रैश हुआ था तब भी ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली थी। यहां पर अगर आप दूसरे स्टॉक्स या खुद निफ्टी 50 से कंपेयर करेंगे तो परसेंटेज में काफी ज्यादा डिफरेंस दिखाई देगा। यहां पर मैक्सिमम 25 to 30% की गिरावट थी, जबकि हमें यहां पर निफ्टी में खुद 40% के आसपास का करेक्शन देखने को मिला था। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो जो यहां पर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, करंट मार्केट प्राइस पे बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो यहां पर वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए यहां पर 14,000 का लेवल है, काफी अच्छा लेवल है। इसके नीचे ही अगर आपको स्टॉक दिखाई देता है 14,000 एंड बिलो के लेवल्स पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक भी एफएमसीजी से बिलोंग करता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो आप देख पाएंगे 200 डेज का मूविंग एवरेज इसने भी तोड़ दिया है। यहाँ पर भी मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगी। और अगर इसके सपोर्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे ये भी 50 वीक्स के ईएमए पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। और फिलहाल आप देख पाएंगे 50 वीक्स का मूविंग एवरेज कैलकुलेट 2090 के आसपास होता है और यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। 2035 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। काफी बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, वापस हमें रिट्रेस करता हुआ नजर आता है। जब भी गिरावट होती है तो वापस हमें स्टॉक रिट्रेस करता हुआ नजर आता है। और यहां पर जो 100 वीक्स का मूविंग एवरेज है, जहां पर स्टॉक ने तब सपोर्ट लिया था जब मार्केट में हमें क्रैश देखने को मिला था, वो लेवल भी यहां पर ज्यादा दूर नहीं है, 1946 के आसपास हमें दिखाई देता है। तो 5-6% का करेक्शन और आ सकता है यहां पर, अगर आप 100 डेज के वीक का मूविंग एवरेज का यहां पर वेट करते हैं तो मेरे हिसाब से ये भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। यहां पर भी आप लॉन्ग टर्म के लिए ये इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यहां पर जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं करंट मार्केट प्राइस पे बाइंग करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो वेट करना चाहते हैं 2000 एंड बिलो के लेवल्स पर यहां पर आप बाइंग शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। और यहां पर नेस्ले और एचयूएल दोनों में जो यहां पर रिस्क एसोसिएट है वो ये है कि ये दोनों बाहर की कंपनी से, और फिलहाल यहां पर आपको पता है कि वोकल फॉर लोकल का नारा चल रहा है, तो वहां पर हमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा प्रेशर हमें पिछले काफ़ी दिनों से देखने को मिल रहा है। आप देख पाएंगे पिछले कुछ दिनों से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है एचयूएल हो या नेस्ले, तो यहाँ पर हमें गिरावट और एक रिस्क यहाँ पर एसोसिएट है। लेकिन ओवरऑल स्टॉक्स अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा मुनाफा बनाकर दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पर ब्रिटानिया इंडस्ट्री। ऑफकोर्स इसे आप तो जानते ही होंगे। यहाँ पर जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ पर 3500 से करके 3600 का जो लेवल है काफ़ी अच्छा लेवल है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए जो मैं लेवल्स बताना चाहूँगा वो होंगे यहाँ पर 3250 से करके 3400 का लेवल। ये काफ़ी अच्छा लेवल है जहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर जो रिस्क एसोसिएट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके जो क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए थे काफी शानदार आए थे, प्रॉफिट हमें काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया था। लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन की सिचुएशन में जो होर्डिंग हुई थी, सामान यहाँ पर लोग जमा कर रहे थे, वो सिचुएशन हमें क्वार्टर 2 में दिखाई नहीं देगी। तो इसके कारण स्टॉक में हमें जो इसके जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स है वहां पर शायद गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये एक रिस्क एसोसिएट है जिसके कारण हमें यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स डिसअपॉइंटिंग देखने को मिलते हैं, क्वार्टर 1 के मुकाबले हमें यहाँ पर कम होते हुए नजर आते हैं, तो इस स्टॉक में ऑफकोर्स गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, इसमें भी इन्वेस्टमेंट करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं देता है।
नेक्स्ट स्टॉक है एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी कि डीमार्ट। यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। यहाँ पर जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ पर 1950 से करके 2050 के लेवल पर फोकस कर सकते हैं और बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए 1750 से करके 1850 का काफ़ी अच्छा लेवल है जहाँ पर बाइंग की जा सकती है। यहाँ पर रिस्क क्या है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। डीमार्ट में आपको पता होना चाहिए ये कामकाज करता है सुपर मार्केट चलाने का, तो यहाँ पर सुपर मार्केट में क्राउड कम होता हुआ नजर आ रहा है, ऑनलाइन कामकाज ज़्यादा हो रहा है। हालांकि ये भी ऑनलाइन कामकाज जरूर करता है, लेकिन इसका जो मेन क्राउड है वो यहाँ पर हमें सुपरमार्केट जो इसकी मेन दुकान है वहां पर जाता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो वैसे भी ये जो सुपरमार्केट चलाते हैं उनका काफी कम होता है और उसमें भी काफी ज्यादा ऑलरेडी गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो ये एक रिस्क है जो कि हमें थोड़ा सा रिस्की है। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट टू मिड टर्म में थोड़ा सा तनाव में दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है रिलैक्सो फुटवेयर्स। ऑफकोर्स यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, कंजम्पशन से ये बिलोंग करता है। तो यहाँ पर जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, एक्टिव इन्वेस्टर है, वो 620 से करके 635 के आसपास इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए यहाँ पर 590 से करके 615 का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और ज़्यादा यहाँ पर मुझे रिस्क दिखाई नहीं दे रहा है। जो सिचुएशन मार्केट में चल रही है उससे ज़्यादा रिस्क तो मुझे रिलैक्सो फुटवेयर्स पर आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पर भी अगर हमें मंदी देखने को मिल रही है तो यहाँ पर भी डिमांड कम होती हुई नजर आ सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है एस्ट्रल पॉलीटेक्निक। नीचे इसमें हमने बाइंग भी की थी, अच्छा मुनाफा भी, यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुकिंग भी किया था। फिर से स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर फिर से इन्वेस्टमेंट के बारे में ऑफकोर्स सोचा जा सकता है। तो यहाँ पर जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए यहाँ पर 1000 से करके 1050 का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल है जहाँ पर बाइंग के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो यहाँ पर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए जो मैं लेवल्स यहाँ पर रेकमेंड करना चाहूँगा वो होंगे यहाँ पर 950 एंड बिलो के लेवल्स। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी इस लेवल के नीचे दिखाई देता है तो ऑफकोर्स यहाँ पर इसे ग्रैब कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है। और यहाँ पर जो रिस्क एसोसिएट है वो आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा वैल्यूएशन इसका ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, एग्रीकल्चर में कामकाज करता है, तो दूसरे स्टॉक्स के हिसाब से इसमें रिस्क हमें काफ़ी कम दिखाई देगा। एग्रीकल्चर से मेरा मतलब है कि जो पाइप्स बनाता है वो एग्रीकल्चर में भी यूज़ होते हैं। और फिलहाल आपको पता है जीडीपी का जब डेटा आया था, एग्रीकल्चर सेक्टर ही काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करता हुआ नजर आया था। तो ओवरऑल यहाँ पर रिस्क मुझे कम दिखाई देता है। नेक्स्ट स्टॉक है महानगर गैस लिमिटेड यानी कि एमजीएल। यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट किया सकता है। यहाँ पर भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ पर 840 से करके 860 के लेवल पर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए जो लेवल्स मैं यहाँ पर रेकमेंड करना चाहूँगा वो होंगे यहाँ पर 800 एंड बिलो के लेवल्स। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 800 एंड बिलो के लेवल्स पर नजर आता है तो बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोचा जा सकता है। अगर रिस्क के बारे में बात करें तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पर थोड़ा सा हमें वीकनेस दिखाई दे रही है। चार्ट्स पर तो वीकनेस है, लेकिन यहाँ पर जो इसका गैस सेक्टर है वहां पर हमें कंजम्पशन में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। हालांकि एमजीएल और आईजीएल जो भी यहाँ पर गैस सेक्टर के स्टॉक्स हैं, उनकी तरफ से जो कमेंट्री आ रही है कि हमें वापस हमें यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रही है, सेल्स में रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर नेचुरल गैस का या फिर कोई भी यहाँ पर गैस सेक्टर हो, उसका कंजम्पशन थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि यहाँ पर रिस्क एसोसिएट है। लेकिन ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, डिविडेंड यील्ड अच्छा है, यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक है आरती इंडस्ट्री, जो कि स्पेशलिटी केमिकल से बिलोंग करता है, केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। तो जो यहाँ पर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ पर 980 से करके 1010 का जो लेवल है काफ़ी अच्छा लेवल है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जो लेवल्स मैं रेकमेंड करूँगा वो होंगे यहाँ पर 950 एंड बिलो के लेवल्स। अगर आपको 950 से नीचे दिखाई देता है तो वहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर बात करें यहाँ पर रिस्क के बारे में तो यहाँ पर एक रिस्क मुझे जो दिखाई देता है वो ये है कि आपको पता ही है केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, लेकिन यहाँ पर जो इसके प्रमोटर्स है वो यहाँ पर लगातार अपनी होल्डिंग्स को कम करते जा रहे हैं, जो कि एक छोटा मोटा रिस्क हम कह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मेरा मानना है पर्सनली, आप यहां पर इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, निगलेक्ट भी कर सकते हैं। कंपनी मुझे यहां पर अच्छी दिखाई देती है, जो कि लॉन्ग टर्म में इसने अच्छा परफॉर्म भी किया है, तो यहां पर मुझे कोई दूसरा प्रॉब्लम इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये एक जानने वाली बात है कि यहां पर प्रमोटर्स अपने हिस्सेदारी को कम करते जा रहे हैं। और दूसरे अगर कोई रिस्क की बात करें तो ये रिस्क नहीं, एक्चुअली ये एक अच्छी बात है कि केमिकल सेक्टर से बिलोंग कर रहा है, केमिकल, फार्मा, आईटी, ये काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। तो यहां पर भी आप अगर आपको शॉर्ट टर्म का भी अगर नजरिया है, शॉर्ट टर्म मिड टर्म में भी केमिकल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर में ज्यादा गिरावट आएगी, इसके चांसेस पर्सनली कम दिखाई देते हैं। लेकिन अगर क्रैश होता है तो ऑफकोर्स यहां पर भी हमें गिरावट देखने को जरूर मिलेगी।
नेक्स्ट स्टॉक है जीएमएम फॉलर, जो कि कामकाज करता है ग्लास लाइन इक्विपमेंट बनाने में, और यहाँ पर ग्लास लाइन इक्विपमेंट कामकाज आता है फार्मा सेक्टर में और स्पेशलिटी केमिकल्स में, और दोनों ही सेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं और इसी के कारण जीएमएम फॉलर भी ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर जो लेवल्स मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, आप देख पाएंगे क्रैश के बाद ये 50 डेज के मूविंग एवरेज पर ही सपोर्ट लेता है और वापस हमें तेजी भी दिखाता है और फिलहाल इसी लेवल पर ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, यहाँ पर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जो मैं लेवल्स यहाँ पर रेकमेंड करूंगा वो होंगे यहाँ पर 4000 से करके 4400 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक इस लेवल के आसपास नजर आता है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। यहाँ पर अगर रिस्क के बारे में बात करें तो कौन से रिस्क एसोसिएट है, तो यहाँ पर एक बात आपको समझनी होगी कि इसका जो वैल्यूएशन है काफी ज्यादा महंगा हो चुका है। यहाँ पर वैल्यूएशन पी वैल्यू का है या फिर जो ओवरऑल वैल्यूएशन है काफी ज्यादा महंगा हो चुका है। पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा तेजी हमें देखने को मिल रही है। उसके पीछे एक अलग रीजन है जिसके बारे में मैंने यहाँ पर डेडिकेटेड वीडियो भी बना दिया है, उसकी लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगी, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर सिचुएशन के बारे में बात करें तो एक महंगा वैल्यूएशन है जो कि एक रिस्क है, लेकिन यहाँ पर इसने अपने पेरेंट कंपनी में स्टेक लिया है फॉर्डर में, जो कि वर्ल्ड वाइड कामकाज करती है, तो फायदा भी है यहाँ पर। इसीलिए जो रिस्क मैनेजमेंट है, इसीलिए आप यहाँ पर इसी हिसाब से अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, अपने हिसाब से लेवल्स को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में एक्चुअली मैं यहाँ पर बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि फिलहाल इनके जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा है कि 3 साल में कंपनी को मैं यहाँ पर डेट फ्री हम करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन फिर से उलट होती हुई नजर आ रही है। टाटा मोटर्स, उसका मतलब है टाटा मोटर्स में JLR भी आता है, यानी कि जैगुआर लैंड रोवर, जिसका काफ़ी ज़्यादा बिजनेस आता है यूरोप कंट्रीज से, साथ ही साथ हमें ब्रिटेन से उसका बिजनेस आता है। तो अभी फिलहाल न्यूज़ आ रही है कि ये सारे जो कंट्रीज है वापस लॉकडाउन ला सकते हैं, तो उसकी वजह से इस पर काफ़ी ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है। इसीलिए 7% के आसपास की गिरावट इसमें हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर लेकिन दोनों अगर साइड में रखें, यहाँ पर एक तरफ लॉकडाउन वापस आ सकता है उसकी चिंता है, और एक तरफ यहाँ पर जो चेयरमैन है उन्होंने पॉजिटिव कमेंट कहा है कि 3 साल में कंपनी को डेट फ्री करेंगे, जो कि ईजी कामकाज बिल्कुल भी नहीं है। ईजी तो नहीं है, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर कोई रेप्यूटेड पर्सन कोई बात करता है तो उसके बाद पर यहाँ पर शेयर मार्केट भरोसा रखता है और उसमें हमें तेजी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो रिस्की इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स ही रिस्क के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो एग्रेसिव कंजर्वेटिव भूल जाइए, लेकिन जो रिस्की इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। और रिस्की इन्वेस्टर्स में बाइंग के बारे में बात करें तो ये सारे मूविंग एवरेज आसपास ही हमें नजर आते हैं। ये लेवल है 125 के आसपास का लेवल। हालांकि मैं बता रहा हूँ यहाँ पर काफी ज्यादा रिस्क है, काफी ज्यादा रिस्क एसोसिएट है, और रिस्क क्या एसोसिएट है वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो रिस्की इन्वेस्टर्स हैं जिनका पोर्टफोलियो काफी बड़ा है, कैपिटल काफी बड़ा है, जो इन्वेस्टमेंट करके भूल सकते हैं, तो उनके लिए 120 एंड बिलो के लेवल्स, 120 110 के जो लेवल्स हैं उनके अगर नीचे स्टॉक आपको नजर आता है तो वहां पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्योंकि रेप्यूटेड पर्सन कोई बात कर रहा है तो सोच समझ कर करता है, उस पर मार्केट भरोसा करता है और मार्केट में वैसा रिएक्शन भी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप बाय करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये मैं नॉर्मल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, रिस्की इन्वेस्टर्स हैं तो ही बाय कीजिए, वरना इसे अवॉइड करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने आपको अलग अलग स्टॉक्स बताया जहां पर आप बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बैंकिंग सेक्टर्स को, NBFCs को, यानी कि BFSI सेक्टर को फिलहाल नहीं बताया है। यहाँ पर मैं BFSI सेक्टर को लेकर अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।